गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। सर तो कैप पहना है आपने आज। हाँ, कैप पहना हूँ सिर को ढकने के लिए। पीछे से खराब दिखता था इसीलिए। सर आप पहले वाले लुक में ही अच्छे दिखते थे। ऐसा है क्या? तब सर हीरो दिखते थे आप पहले वाले लुक में। इसमें जीरो हो गया। उसमें क्या है, उतार देंगे। सारे लोग जुड़ने में बहुत लेट करता है, क्यों नहीं जुड़ पाता है? बहुत देर लगाता है। चलो, तुमने कहा, मैं उतार देता हूँ। देखो तो, पूरा खाली खाली। पूरा खाली खाली। बेनू, वेनू, वेनू, मेरी आवाज जा रही है? बोलो। वेनू, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो सर। हाँ, 2 दिन से तुम नहीं थी, क्यों? नहीं सर, वो कल नहीं थी, परसों थी ना। कल वो आई का लेक्चर था, मीटिंग थी, इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर पाई। किसका? ओ अच्छा। तो वीडियो आई। लेक्चर देखने का सोचा, कल का बस। मिला मिला वीडियो लेक्चर? नहीं। तो कल तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, क्योंकि बहुत कम बच्चे जुड़े थे। खैर, भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू।
आज अभिषेक गायब है। अभी तो खैर बोल के गया है, शायद उसकी पेरेंट्स मीटिंग है। और जो क्लास हम स्टार्ट करते हैं सब बात तब आप लिखोगे कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। नोट कर लो, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। तो इसमें सबसे पहले हम डील करते हैं व्हाट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है? हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि कैपेसिटी ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी। एनर्जी को डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वहां की कैपेसिटी जो थी, वहां पे जो हमने डिफिनीशन दिया था कि कोई बॉडी टोटल जितना वर्क कर सकता है वही उसकी कैपेसिटी होती है। टोटल वर्क डन बाय ए बॉडी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी। वो मैकेनिक्स के कैपेसिटी का डिफिनीशन था। यहां पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का हम उसको जो समझेंगे, उसका जो फिजिकल मीनिंग है वो ये है कि कोई भी बॉडी, कोई भी कंडक्टर जितना चार्ज रखता है वही उसकी कैपेसिटी होती है। किसी बॉडी की कैपेसिटी टू रिटेन चार्ज्ड बाय बॉडी। कोई बॉडी जो चार्ज रख सकता है उसी को कैपेसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली इसे फिर से डिफाइन किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब किसी बॉडी पे किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, उस पे चार्ज सप्लाई करते हैं, किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उस पे चार्ज डिपॉजिट होता है, उसमें चार्ज जाता है। तो वहां जो चार्ज डिपॉजिट होता है कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यानी पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज ज्यादा देंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा, चार्ज कम देंगे पोटेंशियल कम होएगा। तो जब किसी बॉडी को चार्ज सप्लाई किया जाता है तो उसकी पोटेंशियल बढ़ती है, यानी Q प्रोपोर्शनल टू V। उसी को इक्वल करने के लिए कांस्टेंट आता है C। वही कांस्टेंट कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर, उस कंडक्टर का कैपेसिटी वही कांस्टेंट होता है। तो कैपेसिटी का जनरल मीनिंग हुआ टू रिटेन चार्ज। कैपेसिटी मीन्स टू रिटेन चार्ज, चार्ज को रखना। बाय बॉडी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी। तो लिखेंगे कैपेसिटी टू रिटेन चार्ज by
A body is the capacity of body। यह हुआ जनरल, मतलब नॉर्मल सेंस में। अब वी नो दैट when charge is given to a body, potential is developed, and when charge is given to a conductor, its potential या electrical potential its कर दो, its electrical potential varies as, जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल जो वेरी करता है वो ऐसे Q प्रोपोर्शनल टू V, और इसी को इक्वल करने के लिए कांस्टेंट आता है C। और यही C, where C is a constant called capacity। अब मैथमेटिकली इसे डिफाइन करो, सोचकर इसका फिजिक्स में कैसे डिफिनीशन बनेगा मैथमेटिकली, उसको सोचो जरा। तो यहां से देखो C इक्वल्स टू आप लिख सकते हो Q बाय V। देखो फिजिक्स में डिफिनीशन कैसे बनता है वो सीखो। हियर C इक्वल्स टू Q बाय V। अगर टीचर ही बन गए मान लो, तो कैसे डिफिनीशन बनता है वो तुमको सिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम रट्टा मारेंगे, अपने से सोच के डिफिनीशन बना देंगे। अगर सोचो इस V को 1 किया जाए, when V is 1, तो C इक्वल्स टू Q होगा ना। जब V को 1 रखा जाए, 1 वोल्ट कर दिया जाए, तो C इक्वल्स टू Q होगा। यानी कैपेसिटी उतने चार्ज के बराबर होगा जो कंडक्टर पे 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस करता हो। किसी कंडक्टर पे दिया गया वह चार्ज का अमाउंट जो कंडक्टर पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप करे, उसी चार्ज के अमाउंट को कैपेसिटी कहते हैं। समझे?
अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में राइट डाउन करेंगे। The capacity of a conductor और कैपेसिटर भी अभी लिख लो, बाद में समझेंगे कि ये कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर, सॉरी, capacity of a conductor or capacitor is the amount of charge which produces unit electrical potential या पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पहले जीरो था तो इसको पोटेंशियल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटर is the amount of charge which produces unit electrical potential or potential difference। जितना चार्ज देने पे कोई भी कंडक्टर 1 वोल्ट पोटेंशियल शो करने लगेगा, चार्ज का वही अमाउंट उसकी कैपेसिटी हो। ठीक है, वैष्णवी समझ गए? यस सर। अब यहां से देखो, यह तो फैक्ट हुआ। अब यहीं से कैसे कैसे क्वेश्चन निकलेगा, हमें कंपटीशन का क्वेश्चन कैसे कैसे जलील करता है, किस तरह घुमा घुमा के पूछता है। तो सबसे पहले सिंस C इक्वल टू हमने देखा Q/V, तो इसका यूनिट बना लिया जाए। तो यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। इसको कहा जाता है फैराड। नोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। फैराड साइंटिस्ट का नाम है, तो यूनिट को तो स्मॉल से लिखेंगे लेकिन डिनोट करेंगे कैपिटल से। लेकिन यह 12 यूनिट होता है। इट इज ए लार्ज यूनिट, इसीलिए छोटे छोटे 2 यूनिट्स और चलते हैं ऐसे। 1 माइक्रोफैराड, यही ज्यादा चलता है, तो इतना हो गया। 1 मिली फैराड, तो इतना हो गया। 1 पिको फैराड, तो 10 पे पावर माइनस, यह 3 यूनिट भी चलता है। अब डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला देखो क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला। Q के लिए हम लिखते हैं AT और नीचे पोटेंशियल है,
पोटेंशियल होता है, ऐसे ही अगर याद नहीं हो उसका डायमेंशन, तो पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज। यहाँ पे वर्क का लिख देंगे ml² -2। अब बाय चार्ज, तो नीचे से ए को ऊपर लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और टी को भी ऊपर लाएंगे तो इस पे 3 हो जाएगा। यही होता है पोटेंशियल का। तो कैसे सोचा मैंने, वैसे ही आपको भी सोचना है। पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज, तो वर्क का हमने लिख दिया ml² t-2, और उसके बाद बाय चार्ज मतलब ए टी, ए को ऊपर लाया टी को ऊपर लाया तो ऐसा हो गया। अब फाइनल यहां से आया हमारा m इनवर्स L², L पे पावर -2 T पे पावर 4 ना, 4 और A²। चेक कर लो तो गलती तो नहीं हुई ना। m इनवर्स L को ऊपर ले गए तो -2 पावर, इसको ऊपर ले गए तो +3 और एक यह +4 पावर, इसको ऊपर ले गए तो 1 और यह 1 2 पावर। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसका डायमेंशन, इसीलिए यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाते समय हमने 12 का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला था छोड़ रखा था, कि वहां पे आपको रटना पड़ता, याद रखना पड़ता, ये सब हमें समझाना पड़ता कि पोटेंशियल कैसे होता है, क्या फॉर्मूला। अब हम लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, हमें याद नहीं रखना पड़ेगा, हम लोग समझ के कर सकते हैं। तो यह हो गया यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहां से देखो अगेन, C इक्वल्स टू हमारे पास आया है Q/V, यही फॉर्मूला आया है ना। तो क्या अगर आपसे पूछे, बी अलर्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि C और Q का ग्राफ बताओ विपिन। हाँ सर बोलिए। C और Q के बीच का ग्राफ, C और V के बीच का ग्राफ, दोनों बोलो। सर सी और वी के बीच का ग्राफ हाइपरबोला होगा और क्यू का स्ट्रेट लाइन होगा। संग्राम। सर हाँ, क्यू का स्ट्रेट लाइन। वेनु। हाँ सर। क्या होगा? C और Q का ग्राफ, C और V का ग्राफ। वैष्णवी। सर सी तो कांस्टेंट है ना? वो हम नहीं जानते, तुमको जो बोलना है बोलो। अब हमें कुछ पता नहीं। सर स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट मान के स्ट्रेट लाइन कैसा, और कुछ? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कुणाल बोलो। ऐश्वर्या तुम बता सकती हो? ग्राफ का आइडिया है? नहीं सर, वो नहीं बता सकती। अनुज बोलो। कुणाल नहीं बोला?
सर स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा स्ट्रेट लाइन? सर सी तो कांस्टेंट है ना, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन होगा। वाह। दर्शन, कपिल, गौरव, खुशी, तुम भी बोलो। श्रेया, रंजीत, स्ट्रेट लाइन प्राची। ग्राफ होगा। अब तो खैर पकड़ लिया होगा। चलो, वैष्णवी ने बोला। विपिन, ऐसी गलती क्यों? संग्राम, वो संग्राम, ऐसे हाँ ही सर। क्वेश्चन ठग लेगा ना कंपटीशन में। सी एक कांस्टेंट है, सी डजंट डिपेंड। नोट करेंगे कि यहाँ पे सी इस पे या सी इस पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इन दोनों के साथ इस सी का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सिली मिस्टेक नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है। अब यहीं से अगर इस Q और V के बीच का ग्राफ पूछे, बोलो। तो इसका तो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब यहां पे स्लोप ऑफ QV ग्राफ, Q वर्सेस V ग्राफ क्या बताएगा, क्या देगा? गिव्स या इंडिकेट्स। आगे आप फिल अप द ब्लैंक्स, फिल करो ब्लैंक को। स्लोप 1 है क्या? स्लोप क्या देगा? स्लोप मतलब टेन थीटा, यही ना? स्लोप का मतलब टेन थीटा। टेन थीटा हमें क्या देगा? किसका सर क्या वैल्यू देगा? सी का वैल्यू देगा ना? वो तुम समझो। हाँ सर, सी का ही वो y इज इक्वल्स टू हम mx लिखेंगे ना, तो x तो v हो जाएगा, फिर m की जगह c। स्लोप जो है, स्लोप का मतलब यही हुआ Q बाय V, dQ बाय dV, और जो C के बराबर है। तो गिव्स लिखेंगे कैपेसिटी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, यहां पे हमने भी कर दिया और यहां पे हमने Q कर दिया, तब भी स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ आएगा। अब यहां का स्लोप क्या देगा? अब यह क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, यहां का स्लोप क्या देगा? सर हम स्लोप को इनवर्स करेंगे तो v देगा, मतलब 1/v की वैल्यू देगा ये। 1/V की 1/C। 1/C का वैल्यू देगा। यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ VQ ग्राफ
V अगर y एक्सिस पे, Q अगर x एक्सिस पे, तो वहां पे 1/c का वैल्यू मिलेगा। समझ रहे हो साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछे, एक कंडक्टर के Q और V का ग्राफ ऐसा है और दूसरे कंडक्टर का ऐसा है। इसका स्लोप 30 डिग्री, इसका स्लोप 60 डिग्री है। तो दोनों कंडक्टर के कैपेसिटी का रेशियो बताओ। और किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? C1 बड़ा है या C2? सर C2 बड़ा है। 3:1 रेशो होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे C1/C2। कैसे लिखेंगे? 10 30 θ1 10 60, यह हो जाएगा 1/√3 और यह हो जाएगा √3, तो यह हो जाएगा 1/3। वैष्णवी सुने, तुमने 3 कहा था, आ रहा है 1/3। यानी दूसरे की कैपेसिटी पहले से बड़ा है। एंगल ज्यादा होगा तो कैपेसिटी ज्यादा, जब क्यू भी ग्राफ होगा तब। एंगल छोटा होगा तो कैपेसिटी कम। ठीक है यहां तक? और यहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा भी ले लो, Q इसको 45 कर दो और क्वेश्चन यही है। अब आंसर बताओ आप लोग। सर रेशो ही बताना है ना? सर हाँ, 1:1 वही है, C1 1:3 है। 1:√3। क्या लगता है कि ठीक बोल रहे हो आप लोग? हाँ सर। सर √3:1 आएगा। अब बोलो, दोनों फैसला करो। √3:1 या 1:√3? 1:3। सर बट V और √3:1 कैसे? यहां पे देखो, C1/C2 हो जाएगा 1/10 थीटा। यहां पे हमने देखा कि यहां का स्लोप जो होता है 1/c के इक्वल, इसलिए उल्टा रेशियो के इक्वल होगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे 45 और यहां पे लिखेंगे 30। पढ़े हो ना, VQ में ऐसा होता है 1/c। तो यह हो गया 1, यह हो गया 1/√3, इसलिए √3:1। ठीक है, नोट करो। समझ गए ना?
अब कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर capacity of a spherical conductor. मान लो यह स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे हमने चार्ज दिया। जब इस पे चार्ज हम Q सप्लाई करते हैं, Q डालते हैं, Q चार्ज इस पे डिपॉजिट करते हैं, इसका रेडियस R है, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल भी हो जाता है। We consider a spherical conductor having radius R. When charge Q is supplied to conductor, its potential or potential at its surface becomes V. Q चार्ज दिया, पोटेंशियल भी हो गया। तो यहां पे देखो कैपेसिटी, नौ कैपेसिटी C Q बाय V, Q बाय, अब पोटेंशियल, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा बताओ। अगर किसी स्फीयर पे चार्ज Q हो तो सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 1/4πε0 Q बाय R होना चाहिए ना। हाँ सर। अगर एयर में नहीं होगा तो ऐसे ही लिख देंगे। अगर बाहर एयर नहीं हो, कोई भी मीडियम हो, तो ऐसा लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन लिख दिया। सर उसे 1/r कैसे लिखा? 1/r नहीं, Q/r, Q/r यही होता है ना फार्मूला पोटेंशियल का। 1/4πε Q/r, तो यह फाइनली आ गया 4πε r, जिसको आप लिख सकते हो 4πε0 एप्सिलॉन r, या कह सकते हो 4πε0 kr। एप्सिलॉन r यहां पे लिखना, एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी, और वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है। यही आया स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो आप देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कैसे हुआ सर वो फर्स्ट स्टेप में? यहाँ हाँ सर। क्या, जब कोई एयर रहेगा तब एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहिए। अगर एयर में यह नहीं रखा हुआ हो, किसी भी मीडियम में रखा हुआ हो, तो हम लोग पढ़े हैं ना कूलम्स लॉ में कि फॉर ए मीडियम 1/4πε Q1 Q2/r², फॉर एयर 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
जब मीडियम रहेगा तो केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि वही एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और जब एयर रहेगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, इसलिए केवल बचेगा 1 बाय यहाँ पे एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा। तो एयर के केस में केवल अगर एयर कह देते कि इफ दिस कंडक्टर इज इनसाइड एयर, तब यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखते। यहां पर हम अभी कोई भी मीडियम को बगल में लिख दो, फॉर ए मीडियम या इनसाइड ए मीडियम, इनसाइड ए मीडियम। अगर वही मीडियम आपका एयर होगा तो एप्सिलॉन नॉट लिखना, मत लिखना यार, समझे? हाँ सर। अब देखो यहां पे देख रहे हो कि हम जब कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने लगे तो उस फॉर्मूला में कहीं भी चार्ज नहीं टिका, न चार्ज दिख रहा है न पोटेंशियल दिख रहा है इसमें, ना तो चार्ज दिख रहा है ना ही इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। इसीलिए यह चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, यह एक कांस्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें यह कांस्टेंट, यह कांस्टेंट, यह कांस्टेंट। और अगर एक कैपेसिटर ले लिया तो उसकी कैपेसिटी कांस्टेंट, कंडक्टर बदल देंगे, अलग लेंगे साइज का, तब कैपेसिटी बदलेगा। यहां पे मीडियम बदल देंगे तो बदल जाएगा। तो क्या क्या देख रहे हो कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी अगर पूछें यहां से नोट किया जाए तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डजंट डिपेंड ऑन क्यू, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डजंट डिपेंड ऑन V, but capacity of a conductor directly proportional to R, R का मतलब साइज। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी साइज पे डिपेंड करता है। यहां पे लैंग्वेज में लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन साइज। साइज बड़ा कैपेसिटी बड़ी, साइज छोटा कैपेसिटी छोटी। और अभी तो हमने स्फेरिकल, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्फेरिकल कंडक्टर का दिखाया। अगर किसी दूसरे शेप का लेते तो कुछ दूसरा आता, किसी तीसरे शेप का लेते तो कुछ तीसरा आता। तो वही सब हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे। वहां पे अलग अलग कैपेसिटी आएगी, स्फेरिकल कैपेसिटर का अलग, सिलिंड्रिकल का अलग, दो पैरेलल प्लेट होगा तो उसका अलग, वो सब आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आपको यह जो बताना था कि देखो साइज पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज, तो हो गया, शेप पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग शेप के बॉडी का कंडक्टर का अलग अलग होगा। उसके बाद
आपने देखा कि इस फॉर्मूला में एप्सिलॉन आर भी है या के भी है, यानी कंडक्टर को का मीडियम बदल देंगे। अभी एयर में रखे तो अलग कैपेसिटी होगा, वही कंडक्टर को अगर पानी में डुबा देंगे तो वही अलग कैपेसिटी होगा। किरोसिन ऑयल में डुबो देंगे तो वहां पे कैपेसिटी अलग होगा। यानी मीडियम पे भी डिपेंड करता है कैपेसिटी। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करता है, इस तीनों पे डिपेंड करता है। शेप पे, साइज पे, मीडियम पे। क्योंकि सी के फॉर्मूला में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर है, तो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। स्फीयर के लिए निकाले हैं, इसीलिए यह आया है। किसी दूसरे शेप का निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा, इसलिए शेप पे भी डिपेंड करता है। सर तो तो यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? हम्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? कल ही ना पढ़े हो? कल पढ़े हो ना कि थर्मल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब? रेसिस्टिविटी से रिलेटेड है ना, कि वो कितना एलाउ कर सकता है, कितना एलाउ नहीं कर सकता। तो जब ठंडा करते हैं, हम कल लिखवाए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो पहली बात कि कंडक्टर में होता ही नहीं, ठीक है? इसीलिए आपका पूछना गलत हुआ। क्वेश्चन पूछना, अगर तुम कंडक्टर के लिए पूछ रहे हो, तुम्हें साफ साफ पूछना होगा कि क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो तब हम कहेंगे नहीं, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट में कोई चेंज नहीं होगा इधर उधर करने से। ठीक है? हाँ सर। इंसुलेटर में डिपेंड करता है। तो अगर इस पॉइंट को नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पॉइंट बना लेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहला, डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, for conductor. But depends in the case of इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक्स। तो यह हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, यह डिस्क्रिप्शन था कैपेसिटी का।
नोट कर लिए? हाँ सर। अब हम लोग पढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। लिखे शेयरिंग ऑफ चार्ज, नहीं चार्जेज लिखना, शेयरिंग ऑफ चार्जेज। मान लो एक कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, एक दूसरा कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी C2 है। दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 है, यानी चार्ज दे रहे हैं जिससे कि इसका पोटेंशियल कुछ हो गया है, दोनों पे चार्ज है। कहोगे कितना चार्ज है, तब तो चार्ज इक्वल्स टू होता है CV। चार्ज इक्वल्स टू CV, क्योंकि C इक्वल्स टू Q बाय V, इसीलिए Q इक्वल्स टू CV। कहीं भी चार्ज निकालना हो तो यही हुआ फॉर्मूला। कैपेसिटी दिया रहे, पोटेंशियल दिया रहे, तो चार्ज का फॉर्मूला यही। अब यह दो कंडक्टर है, एक की कैपेसिटी C1, दूसरे की कैपेसिटी C2। एक का पोटेंशियल V1 और दूसरे का पोटेंशियल V2। अब इसको क्या करते हैं, इसके बाद या तो दोनों को हम टच कराते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, या किसी नेग्लिजिबल कैपेसिटी के कंडक्टिंग वायर से इसे कनेक्ट कर देते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी, इस वायर की कैपेसिटी कुछ होगी तो फिर यह भी चार्ज रख लेगा, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब ही होता है चार्ज रखना। इसलिए हम कह रहे हैं कि नेग्लिजिबल कैपेसिटी के एक वायर से दोनों को कनेक्ट किया, या तो ऐसा करेंगे या नहीं तो दोनों को टच कराएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटी तब क्या होगा, कौन सी घटना घटेगी, यहां पे क्या होना चाहिए, सोचो। विपिन बोल लो कुछ। गलत तो हो जाता है मेरा बोलता हूँ तो। दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, दोनों पे चार्ज अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या घटना घटेगी। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा जाएगा ना। मतलब शेयरिंग ऑफ चार्ज शुरू होगा, एक दूसरे पे चार्ज का फ्लो शुरू होगा, होगा ना। हाँ, जब हम दो
अलग अलग पोटेंशियल वाले कंडक्टर को, अलग अलग कैपेसिटी के दो कंडक्टर जिसके पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, उन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो कंडक्शन होगा। कंडक्शन मतलब चार्ज का मूवमेंट शुरू होगा, चार्ज का फ्लो होगा एक से दूसरे पे। और किससे किस पे होना चाहिए? लो कैपेसिटी टू हाई कैपेसिटी। नहीं, हायर टू लो। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कि लो पोटेंशियल टू चार्ज का फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किधर? लो से हाई की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई से लो की तरफ। कहने का मतलब चार्ज का फ्लो शुरू होगा और यह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो शुरू होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और यह घटना कब तक चलेगी, कब तक होती रहेगी? इक्विलिब्रियम तक। दोनों पे चार्ज जब तक सेम नहीं होता। नहीं, दोनों पे चार्ज सेम नहीं, जब तक, क्योंकि आप जानते हो ना कि करंट फ्लो होता है तब जब पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, है ना? जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़े ही हो। तो पोटेंशियल में जब डिफरेंस रखा जाता है तब करंट का फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल इक्वल होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो बंद कब होगा? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है, तो यहां पे चार्ज का फ्लो होगा एक से दूसरे पे और यह तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फिर सर दोनों पे चार्ज सेम होगा ना? अब होगा कि नहीं देखोगे ना। चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल सेम हो जाने के कारण चार्ज सेम हो जाता है कि कैपेसिटी भी पे भी डिपेंड कर रहा है चार्ज? सर क्या केवल कैपेसिटी चार्ज रखना है ना सर? चार्ज के सेम पोटेंशियल पे ही केवल चार्ज डिपेंड नहीं करता है, वो उसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि दो अलग अलग कैपेसिटी के कंडक्टर को जब चार्ज किया जाता है तो उसके पोटेंशियल कुछ बढ़कर हो जाते हैं, V1 V2। तो दो कंडक्टर जिसका कैपेसिटी C1 C2 और जिसका पोटेंशियल V1 और V2 है, अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाए जाने पे कंडक्शन होता है तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज का शेयरिंग होता है, यही हुआ शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज का कंडीशन हुआ कि जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस होगा चार्ज का शेयरिंग हो जाएगा और यह शेयरिंग तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो लिखेंगे when two conductors having capacity
C1 and C2 and potentials ऐसा लगाया potentials V1 and V2 are kept in contact or connected by a wire of negligible capacity comma charge starts sharing from one to other conductor till potentials of both becomes equal. चार्ज का शेयरिंग तब तक होता है जब तक कि when two conductors are kept in contact or by connected by a wire of negligible capacity, charges लिख दो, charges or charges starts sharing from one to another या from high potential to low potential, ऐसा भी कह सकते हैं. one to other लिखे हैं तो यहाँ पे high to low, high potential to low potential ऐसा भी कह सकते हैं. Other conductor till potential of both becomes equal. ठीक है. समझे इसको? हाँ सर. अब देखो, अब हमने पहले ही पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज. जब चार्ज पढ़ रहे थे तो उसी समय हमने पढ़ लिया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it is only transferred from one to another body and always remains conserved. जैसे
एनर्जी में बात होती है, एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, वैसे ही चार्ज को भी ना तो हम बना सकते हैं ना उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यह तो पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम खत्म नहीं कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते। सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फ्यूजन हो सकता है, एक दूसरे से शेयरिंग हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज पहले जितना चार्ज होगा दोनों पे, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। यहां पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहां पे भी होगा, क्योंकि कोई अलग से चार्ज तो आएगा नहीं, आपस में ही शेयरिंग हुआ है चार्ज का, तो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। और अब तब तक हुआ है शेयरिंग जब तक कि इसका पोटेंशियल सेम ना हो गया, तो यह जो सेम पोटेंशियल है इसे कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए तो उस बराबर वाले पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तब हम लोग लिखते हैं आगे, पहले केस में देखो टोटल चार्ज कितना था, तो C1 V1 पहला कंडक्टर पे, दूसरे कंडक्टर पे C2 V2, और बाद में यहां पे देखो अगर इन दोनों का पोटेंशियल भी हो गया तो C1 भी पहले पे और दूसरे पे C2 भी, where V is called common potential। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? एम आई क्लियर? यस सर। आगे बढ़े ना प्राची? हाँ सर। श्रेया? यस सर। चलो अब देखो, तो यहां से भी कॉमन ले ले अगर, तो V इंटू C1 प्लस C2 इधर ले आएंगे, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। यह एक फार्मूला आया कि जब कहीं पे भी दो स्फीयर्स या दो कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो कॉमन पोटेंशियल क्या होएगा उसको निकालने का फॉर्मूला हुआ, और इस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो यह हुआ शेयरिंग के केस में। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, तो जब अलग अलग कैपेसिटी और अलग अलग पोटेंशियल के दो कैपेसिटर को, कैपेसिटर या कंडक्टर कुछ भी बोलो,
जब कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का एक दूसरे पे शेयरिंग होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है, और यह फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और उस सेम पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। जब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लगाया तो हमें कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला C1 V1 बाय C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो एक तो बात हुआ, चार्ज करते हैं तो उस पे चार्ज जाता है, चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, उसके सरफेस का पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जब पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफाइन होता है पोटेंशियल एनर्जी से, वर्क डन से डिफाइन होता है, और वर्क डन का मतलब एनर्जी ही होता है। तो पोटेंशियल डिफाइन होता है वर्क से, और वर्क का मतलब एनर्जी मोटे तौर पे। इसका मतलब है कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो इसका मतलब उसमें एनर्जी भी स्टोर्ड होती होगी, उसकी कुछ एनर्जी भी बढ़ने लगती होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग उस एनर्जी का एक्सप्रेशन खोजेंगे कि अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी दिया हुआ हो, उस पे कितना चार्ज दिया गया, या उसे कितने पोटेंशियल तक चार्ज किया गया। अगर वो पोटेंशियल और कैपेसिटी दिया हुआ हो, चाहे कैपेसिटी और चार्ज दिया हुआ हो, चाहे चार्ज और पोटेंशियल ही दिया हुआ हो, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई उसको निकालने जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ स्टोर्ड एनर्जी आफ्टर चार्जिंग ए कंडक्टर, हेडिंग हुआ। नोट करो, हम पानी पीते हैं। पानी देखो।
सर शेयरिंग ऑफ चार्जेस के केस में लास्ट में उन दोनों पे चार्ज सेम होगा या डिफरेंट? किस में? लास्ट मतलब में? हाँ, लास्ट में दोनों के ऊपर। देखे नहीं लास्ट में कितना आया था? दोनों पे सेम है? नहीं। तब चार्ज कभी भी सेम नहीं होता है। हाँ, कैपेसिटी सेम होगी, पोटेंशियल सेम होगा, तब दोनों का चार्ज सेम होगा। ना तो पहले दोनों पे चार्ज सेम था, ना ही बाद में दोनों पर। ऐसा नहीं कि दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ गया तो दोनों का चार्ज सेम हो गया। पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है दोनों की। सर उनको कंपेयर करना होगा तो कैपेसिटीज के आधार पे हम कंपेयर कर सकते हैं ना? हाँ, होगा ही ना। चार्ज को अगर कंपेयर करोगे ऐसे, अगर दोनों कॉमन पोटेंशियल पे है तो इसे लिखो ना। ये कट गया, यानी R1/R2 हो गया आंसर। दोनों पे चार्ज का रेशियो यही होगा ना, C1 भी बाय C2 भी। वी कैन से C1 को लिख सकते हैं 4πε0R1 और C2 को लिख सकते हैं 4πε0R2। यही केवल बचेगा, R पे डिपेंड करता है। जिसका साइज बड़ा उसके पास चार्ज ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा उसके पास चार्ज कम होगा। अब देखो स्टोर्ड एनर्जी। मान लो कोई कंडक्टर है, इस पे हमने Q चार्ज दिया, इसकी कैपेसिटी C है, तो इसका पोटेंशियल भी कुछ होगा सरफेस का। तो लिखेंगे लेट ए कंडक्टर of capacity C is given a charge Q. Hence, its potential V equals to 1/4πε0 Q by R, या Q by C चलेगा? चलेगा ना? क्या हुआ, कुछ बोलो। हाँ सर। अब अगर उस पे हम कुछ चार्ज बढ़ाते हैं, अब इस पे थोड़ा सा चार्ज बढ़ा के देखो कि चार्ज को बढ़ाने में वर्क कितना होता है।
और वर्क ही एनर्जी होता है, हम लोग जानते हैं। लिखेंगे लेट चार्ज is increased by small amount dq dq चार्ज बढ़ा दिए। dq चार्ज उस पे बढ़ाए, hence work done or stored energy थोड़ा सा बढ़ाए हैं तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ होगा, थोड़ा सा एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी, तो वो होगा V इंटू DQ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज वर्क डन होता है ना, या पोटेंशियल इंटू चार्ज स्टोर्ड एनर्जी होती है ना। तो चार्ज को इतना इंक्रीज किया, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी, हेंस नेट पोटेंशियल। अब जितना भी तुमको चार्ज करके देखना हो कि अब स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा, if it is charged by Q अमाउंट से चार्ज किया गया, तब स्टोर्ड एनर्जी इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से Q के पहले कोई चार्ज नहीं था, मान लो बढ़ा के कैपिटल Q चार्ज दिए, तब देखना है स्टोर्ड एनर्जी क्या होगा। तो पहले मान लिए कि Q चार्ज देने पे पोटेंशियल निकाल लिए, फिर थोड़ा सा बढ़ा के देखे तब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए। अब किसी चार्ज का अमाउंट अगर दिया जाए तो यहां पे आप देखो इस V के बदले लिख सकते हो ऐसा, V इक्वल्स टू था Q बाय C। इसमें C तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब Q dQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू Q। समझे? आगे बढ़े या इसमें कहीं कोई कुछ पूछना हो? विपिन? यस सर। समझे ना? यहां तक ठीक है ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत भी यहां तक समझने में? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं बोल रहे हो इसका मतलब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
यहां पे लिमिट अगर रख दिया तो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। एक फॉर्मूला आया इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटी। अब देखो इसमें तीन टर्म होते हैं Q, V और C। तो जैसे हम लोग स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी निकाले थे तो एक्स स्क्वायर आया था ना, हाफ एफ स्क्वायर बाय के भी मिला था। वहां भी तीन टर्म था, फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सपेंशन। यहां भी तीन टर्म है, कैपेसिटी, पोटेंशियल और चार्ज। तब दूसरे टर्म में इसका फॉर्मूला अगेन स्टोर्ड एनर्जी इक्वल्स टू हाफ। इस Q को C भी लिख सकते हैं, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C, एक C कैंसिल तो हाफ C V स्क्वायर। कंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी stored by a conductor after charging half CV square। यह भी फॉर्मूला हुआ। अगेन तो Q C के टर्म में आ गया, C V के टर्म में आ गया। अब बचा क्या, V और Q। तो V और Q के टर्म में तो यहीं से C को हम लिख सकते हैं हाफ, C को लिखा जा सकता है Q बाय V। होता है ना। इंटू V स्क्वायर, एक V कैंसिल तो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ हाफ क्यू भी। तो यह तीनों फॉर्मूला होता है। वैसा ही है फॉर्मूला, देख लो। जैसे स्प्रिंग में पढ़े हो ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यह और यह सेम है, यानी के जगह यहां क्या है, सी। एक्स के जगह क्या है, भी। और एफ के जगह पे क्या है, क्यू। तो यह तीनों फॉर्मूला हुआ हाफ सी भी स्क्वायर, या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, या हाफ क्यू भी। ठीक है। आज हमने पढ़ा कि अब इसका वही कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, क्या क्या पूछता है, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और थोड़ा पढ़ाने के बाद जब हम अपनी तरफ से करा देंगे क्वेश्चंस, तब आपको सीट मिलेगा। और फिर सीट मिलेगा तो सीट से प्रैक्टिस करोगे। जब पूरा कैपेसिटी और कंडेंसर सारा कुछ हो जाएगा, तब हम पीछे
साल में पूछे गए क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज का शेयरिंग क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल किसे कहते हैं, जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो स्टोर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। आज अब यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत पढ़ाई हो गई। कंटिन्यूअस चलने पे अच्छी पढ़ाई होती है, भागता है। थैंक यू। क्या एंड करें ना? कहने से पहले ही भागने को तैयार हो जाता है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी भागो।